हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेरी गुड। ठीक है, तो माय नेम इज दीक्षा एंड दिस इज योर साइंस टीचर। सो फ्रेंड्स एंड टू ऑल स्टूडेंट्स, तो आज जो ग्रेविटेशन का थोड़ा सा भी रह गया था, आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलना है यहाँ पे आपको, और साथ साथ रिवीजन करते जाना है अपने पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है ये सारे पेपर के लिए, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो, सारे के लिए साइंस आपको करवाई जा रही है और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री कंटेंट है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को कि ये बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको सारी क्लासेस दी जाती है। ठीक है, सो आई होप आप समझ रहे होंगे, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर ले कि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे हर वीडियो की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब हमने लास्ट में ये पढ़ लिया था कि अगर ग्रेविटी इस तरह से, ये एप्पल इस तरह से नीचे को आ रहा है, भाई क्यों आ रहा है? ठीक है, क्यों नीचे को आ रहा है हमने सारा पढ़ा था, क्योंकि इसमें ग्रेविटी लग रही थी, क्योंकि इसमें भाई साहब ग्रेविटी लग रही थी F इक्वल टू एम जी। ठीक है, F इक्वल टू एम जी लग रहा था। अगर मैं आपको बोला था कि F इक्वल टू मैं इसको एम ए लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। F इक्वल टू एम ए लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा है वो नीचे को इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसलिए जो सेब है वो नीचे ही क्यों आ रहा है? ठीक है, क्यों नहीं ऊपर वो रह पा रहा? ठीक है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इस बंदर के सिर पे ये एप्पल पड़ा तो बेचारा थोड़े से चक्कर खा के गिर गया। सो भाई साहब, अगर यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है तो कुछ मास होगा उस चीज का। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट कर रही है, चेंज हो रहा है किसमें? वेलोसिटी में भाई साहब चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है। तो चलो आगे बढ़ेंगे अभी जल्दी से। ये हमने डेफिनेशन रीड कर लेनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद आते, वो तो बात कर ली हमने अर्थ पे, है ना, वो जब हम अपने सिंपल भाषा में हम समझते वो बात वो हो गई। अब बात करेंगे हम जब कोई इंसान इस पोल पे खड़ा है। ठीक है, अगर कोई पोल पे खड़ा है, अब मैं यहाँ, ये अर्थ का सेंटर है, ये सेंटर है। अगर भाई इधर से सेंटर तक देखो तो रेडियस आपका यहाँ पे क्या है? कम है, लेस है थोड़ा। ठीक है, कम है। अगर मैं इस सेंटर से, अगर कोई इक्वेटर पे खड़ा है, तो यहाँ से आप पूरा रेडियस देखोगे तो रेडियस क्या है यहाँ पे? अब ज्यादा है। ठीक है, रेडियस क्या है यहाँ पे भाई साहब? ज्यादा है। आई होप क्लियर हो रहा है। अगर कोई बंदा पोल पे और इक्वेटर पे खड़ा है तो रेडियस के बिहाफ पे कितनी ग्रेविटी होगी ये हमने देखनी है। अगर यहाँ पे रेडियस कम है तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम है। यहाँ पे रेडियस क्या है? ज्यादा। यहाँ पे जो आपका ग्रेविटी है वो मिनिमम है। यहाँ पे ग्रेविटी क्या है? मिनिमम है। इसीलिए जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन रेडियस। ठीक है, इसीलिए जो ग्रेविटी है वो डिपेंड किस पे कर रही है भाई? रेडियस पे डिपेंड कर रही है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, और आपको पता है ये फॉर्मूला हम ये वाला यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से सीखा है कि इसको हमने किस तरह निकालना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर इक्वेटर पे कोई इंसान खड़ा है या पोल पे, उसके रेडियस पे हमने रेडियस के भी हाफ उसको यहाँ पे नापा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, और उस फॉर्मूला के की हेल्प से आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेनी है। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो जल्दी से
इसको से अपने कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, अब प्लीज नोट डाउन कीजिए तब तक। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। एक तो आपने ये कंसेप्ट देखा था, अगर मैं दूसरी स्लाइड पे बताऊं आपको, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपको मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैं ये फॉर्मूला की हेल्प से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे निकाल लेनी है। ठीक है, निकाल लेनी है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे जल्दी से। वैल्यू ऑफ जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? मिनिमम ऑफ इक्वेटर पे, ये मैंने बता दिया। अगर आपका रेडियस क्या है यहाँ पे ज्यादा है सेंटर से, मान लो ये पूरा अर्थ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ इस सेंटर से इस सेंटर तक जो रेडियस है वो थोड़ा सा लेस है। क्या लेस है भाई? रेडियस लेस है। अगर रेडियस लेस है तो इधर जो ग्रेविटी है वो क्या है? मैक्सिमम। क्लियर? अगर बात करूं, दूसरे पेन से लिख देती हूँ, आपको पता लग जाएगा। अगर इस सेंटर से इस पूरे की बात की जाए इक्वेटर की, अब ये इक्वेटर पे खड़ा ना, ये इक्वेटर पे है। अगर मैं बात करूं तो ये अपने पोल पे खड़ा है। क्लियर? अगर भाई इससे यहां से देखा जाए तो यहाँ पे रेडियस क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, रेडियस क्या है? मैक्सिमम। अगर मैं यहाँ पे ग्रेविटी की बात करूं तो वो यहाँ पे क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ कि रेडियस जो है भाई डिपेंड्स ऑन, रेडियस डिपेंड्स अपॉन, एक मिनट, ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन, ग्रेविटी किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे। आई होप आपको क्लियर हो गया ये सारा जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको लिख के रख लेना है, और आपको फॉर्मूला मैंने बार बार बता दिया है कि इस फॉर्मूला की हेल्प से आपने का पूरा अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, चलो जी बढ़ेंगे आगे। अब बात करेंगे कि ज्यादा मास वेट किधर होता है। अगर मैं बात करूं, जल्दी से समझ लो, मास आपका बिल्कुल सेम रहता है अगर आप यहाँ पे अर्थ पे हो या आप मून पे हो, या भाई अर्थ पे हो या आप मून पे हो, मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? मास क्या रहेगा वहां पे बच्चे? मास जो है वहां पे सेम रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेट की। वेट की बात करें, अब यहाँ पे देखो 980 न्यूटन है, अगर वही बात करूं इधर तो कितनी हो गई यहाँ पे? n 162। चेंज हो जाता है वेट, मास नहीं चेंज होता। मास आप कहीं भी चले जाओ, मास सेम रहेगा, जबकि आपका जो वेट है वो चेंज होता है। ठीक है, अब आगे कंसेप्ट को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, मास सभी का सेम है। अगर वेट यहाँ पे देखो 10, सॉरी वेट नहीं है, ये स्केल है। अगर मैं वेट की बात करूँ, यहाँ पे 98 न्यूटन है। ठीक है, 98 न्यूटन है। अगर भाई इधर बात करूँ तो 16 न्यूटन है।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेस में, चलो वहाँ पे तो वैसे 0 हो जाना है, ठीक है, स्पेस में तो वैसे 0 हो जाना है। यहाँ पे अगर 98 न्यूटन है तो उसमें करना क्या है, आपने उसका 1/6 कर देना है। किस सर, चेक करना, अगर कोई पर्सन अर्थ पे है, ठीक है, अगर कोई पर्सन अर्थ पे है, अगर अर्थ पे उसका वेट कुछ है, अर्थ पे वेट उसका चेंज है 98 है, मान लो जैसे यहाँ पे है, अगर वो गया यहाँ पे अपने मून पर तो 98 का 1/6 कर देना है तो आपका मून का वेट निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/6 होता है इसके मुकाबले। जो ग्रेविटी है वो मून के अगर ले जाओ तो 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। अब आपको इजी वे में समझाती हूँ मैं। जैसे मान लो अर्थ पर वेट कितना इस पर्सन का 98 है, ठीक है, इसके मुकाबले कितनी ग्रेविटी 1/6 होती है, ये आपने रट लेनी है कि 1/6 होती है, याद कर लेनी है। अगर 1/6 है तो आपने किसका चेक करना भाई, इस मून का चेक करना कि मून में कितना होगा, 98 का 1/6 पार्ट कर दो तो आपको आपका निकल आएगा कितना वेट होगा उसका मून पर। ओके, ठीक है, निकल आएगा ये अपना मून का। आपने इसका 1/6 पार्ट कर देना है, कट कट आके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और न्यूटन में ही आएगा, आपको पता है न्यूटन में ही आएगा, ठीक है। देखो एक आया, यहाँ से 3 बच रहा है तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो 16 न्यूटन ही इसका आंसर आ गया, ठीक। अब देखो ये क्या है, सूर्य के सन के अराउंड अर्थ गोलाकार में चक्कर लगा रही है, ठीक है, गोलाकार में चक्कर लगा रही है भाई साहब, ठीक है, गोलाकार चक्कर लगा रही है, मतलब कुछ ना कुछ क्या है वहां पे, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसीलिए जो है अपना मून है वो सन के अराउंड क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इस ग्रेविटेशन फील्ड के अराउंड। अगर ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर चले जाए, अगर कोई वो चीज कभी वापिस ही ना आए तो फिर क्या होगा, है ना, वो सोचने की बात है, फिर क्या होगा, तो वो होगा एस्केप वेलोसिटी, वो होगा आपकी एस्केप वेलोसिटी। अब मैं बात करूं, ये तारा टूटकर जा रहा है, अब ये वापस नहीं आएगा, ये अपने ग्रेविटेशन फील्ड से भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड से बचे ये बाहर निकल जाएगा, अब इस तारे ने वापस नहीं आना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट वहां पे बच्चे कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है, अगर तारा टूटकर जा रहा है, लोग विश भी मांगते हैं, विश मांग ली, हाँ जी हाँ जी मेरी ये विश पूरी कर देना, ठीक है, हो भी गई। अब ये तारा वापस नहीं आएगा, जो रह गया बेचारा, ठीक है, मेरे जैसा कोई रह गया तो वो तारा तो वापस नहीं आने वाला, है ना, वो तो अपनी ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गया, ठीक है, जितनी उसके ग्रेविटेशन फील्ड के तक था तब तक मुझे वो दिखाई दे रहा था, जब तक ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर था तब तक मुझे दिखाई दे रहा था, जब वो मेरी आंखों से ओझल हो गया, मुझे नहीं दिखाई दिया बिल्कुल भी, तो वो ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जा चुका था और उसकी एस्केप वेलोसिटी हो चुकी थी, वो क्या हो गया भाई, वो एस्केप वेलोसिटी द मिनिमम स्पीड इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी बॉडी ग्रेविटी, ठीक है। और आपको पता है कि जो अर्थ है वो एक क्लोज सिस्टम होता है, ये सभी को बार बार चीज बताई जा रही है कि अर्थ जो है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, जो अर्थ है वो एक क्लोज्ड सिस्टम हो जाता है, ठीक है, जब ये इस क्लोज सिस्टम के अराउंड चीज थी तो मुझे ये सैटेलाइट है दिख रही है, अब ये चली गई, इसकी वेलोसिटी कब हो गई, अब ये इस पूरे सिस्टम के बाहर कहीं चली जाती है, ठीक है, इसको रब करके एक बार फिर से देख लेते हैं।
देखो अब ये इस स्केप वेलोसिटी के चलेगी भाई साहब बाहर, ठीक है, इस क्लोज सिस्टम के क्या चलेगी, वो बाहर चलेगी। तो यही आपकी स्केप वेलोसिटी हो जाती है, ये आपकी स्केप वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फॉर्मूला आपका ये है, काइनेटिक और का लगाया तो स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला √2 g m/r², सॉरी r स्क्वायर नहीं होगा इसका, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है, v स्केप √2 g m/r हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। अब ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन में भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि जब मिनिमम वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है, ऑब्जेक्ट थ्रोन अबव अर्थ सरफेस क्रॉस ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट रिटर्न, जब वो ग्रेविटेशन फील्ड से क्रॉस कर गई, बाहर चली गई, तो वो मतलब रिटर्न कहाँ नहीं आई, अर्थ पे नहीं आई, तो ये आपकी वेलोसिटी कहलाती है। साथ ही साथ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये ऐसे आप देख सकते हो। क्लियर। अब कैपलर्स ने 3 लॉ दिए हैं अपने, ठीक है, मोशन के 3 लॉ दिए। उन्होंने बोला जब अर्थ पूरी रोटेट करती है क्या वो सर्कुलर मोशन होता है? नहीं, वो सर्कुलर मोशन होता है। उन्होंने कहा नहीं, ये एक एलिप्टिकल पाथ है जो सारे इस सन के अराउंड सारी जो अपनी सैटेलाइट्स है या सारे अपने वो सोलर सिस्टम का जो सारा पार्ट है वो अराउंड इसके घूम रहा है, एलिप्टिकल पाथ में ये सारा रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अगर बात करें तो इसके 2 फोकस होते हैं, अगर मून यहाँ पे तो उधर भी हो सकता है, इसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, अब वही बात उन्होंने यही बोली है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, हर एक प्लैनेट सन के रिवॉल्व अराउंड, जैसे हमें पता कि घूम रहा है, बट वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, आगे बात की जाए, जैसे आप ये यहाँ पे भी देख सकते हो, हम यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा है भाई एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, अब आप देखो ये कुछ इस तरह से नहीं है, इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से भाई, इस तरह से है। ठीक है, गोल नहीं है, जबकि ये ऐसे है, ऐसे करके कुछ। ठीक है, मतलब ये आपका पूरा एलिप्टिकल पाथ है। ठीक है, ये एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है। चलो जी आगे बढ़ेंगे, ये भी सन का ही बताया होगा। ठीक है, आगे उसने सेकेंड मोशन में यही बताया कि अगर कोई यहाँ पे अगर सन है, इतना पहले उसने इतना एरिया कवर किया, इक्वल टाइम के साथ वो इक्वल टाइम के साथ अपना इक्वल एरिया भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट सन कवर द सेम एरिया एंड इंटरवल। ठीक है, सेम एरिया इंटरवल, planets are greater distance from the sun, they appear and move slowly, and when they are close to the sun and planets move relatively faster. It means कि जब इसके इतना, इसने पहले इतना डिस्टेंस कवर किया, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा इतना एरिया कवर करेगा, इधर पहुंचेगा इतना एरिया, मतलब इक्वल टाइम के साथ इक्वल एरिया भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कवर कर रहा है। ये है कैपलर्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, कैपलर्स का सेकेंड लॉ कहलाता है। यहाँ पे आप आगे एग्जाम्पल में देख सकते हो, आप देख सकते हो इक्वल एरिया के साथ ये मूव कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। ठीक है, अगर कैपलर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, द टाइम टेकन बाय प्लैनेट क्लीन वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स पीरियड रेवोल्यूशन। मतलब जब वो पूरा एक टाइम, एक पूरा चक्कर लगा रहा है, जितने पास पास प्लैनेट्स आते जा रहे हैं उतना वो टाइम क्या हो रहा है, उनका बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ी दूर दूर जाते जा रहे हैं। उसमें होता क्या, आप एग्जाम्पल से समझोगे। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपने देख रहे हो सारे, जैसे यहाँ पे सन है, उसके पास एक और प्लैनेट है, ये यहाँ पे इसका टाइम अब यहाँ पे हो गया, ये इधर है, ये इधर है, तो कितने कितने दूर जाते जा रहे हैं।
प्लैनेट कितनी कितनी दूर जाते जा रहे हैं, ये देखना है यहाँ पे। इसलिए इसका जो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के हो जाता है, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के हो जाता है। आप देख सकते हो टी स्क्वायर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब के हो जाता है, क्योंकि जितने जो प्लैनेट्स आते जा रहे हैं वो उतना टाइम लॉन्गर रोटेशन पीरियड, जो तो रोटेशन पीरियड है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, जब सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो आप पूरा देखो तो उसके जो, और ये इसका जो पीरियड है आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे ही आप समझ सकते हो कि जो टी है उसको पीरियड, टाइम पीरियड को कर बता रहा है, और आर जो है वो मीन डिस्टेंस को इस सेंटर से लेके यहाँ तक यहाँ पे इसको मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस से इसे मेजर किया जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखना, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि मरकरी जो आवर्स है उसके 422 समथिंग है। ठीक है, अगर उसको अर्थ कितना डे में रोटेशन करे तो 88 डे में। ठीक है, वही वीनस की बात करूँ तो वीनस कर रहा है 2 to 4 डेज में अर्थ की पूरी एक ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि उसका जो टाइम ड्यूरेशन है बढ़ता जा रहा है। थर्ड लॉ में उन्होंने ये बताया कैप्लस ने कि इसके जो ड्यूरेशन है टाइम पीरियड की वो बढ़ती जा रही है, जितने वो पास कर जाते हैं उतने टाइम जो है वो आगे आगे जाता जा रहा है। इसी के साथ आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हो चुका है आपका। आई होप आपको सही लगा होगा लेक्चर। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ कमेंट में आप हमें रिव्यू दे सकते हो, और साथ में अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, टेक केयर।